हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हमने पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम DSSB के पीआरटी के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल इसी एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। आप जितनी भी टीचिंग एग्जाम है ना, सारे एग्जाम्स में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि केवल उसी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेनिफिशियल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 1000 उपभोक्ताओं का एक सर्वेक्षण है, उसमें ये पाया गया कि 720 उपभोक्ता ए उत्पाद को पसंद करते हैं, 450 जो है बी उत्पाद को पसंद करते हैं, तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ए उत्पाद है, ये बी उत्पाद है। ठीक है, ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है। ये कह रहा है कि 720 उपभोक्ता जो है वो ए को पसंद करते हैं और 450 जो है ना वो बी को पसंद करते हैं। ठीक है, और एक बात बताइए, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 720 प्लस 450 कितना आएगा? 5 2 7 7 4 11 11 7 0 इतने आ रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर। अब एक बात बताइए कि इंडिविजुअली ए और बी जब अलग अलग एक प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो टोटल इसका नंबर 1170 आ रहा है। बट टोटल तो हमारे पास जो उपभोक्ता है वह 1000 ही है ना। इसका मतलब ये है कि ज़रूर इसमें से कुछ लोग ऐसे कॉमन होंगे जो ए को भी पसंद करते होंगे और बी को भी पसंद करते होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एरिया बी जो कॉमन है, ये वाला एरिया पसंद करते होंगे। तो कितने ऐसे लोग होंगे? टोटल अलग अलग पसंद करने पे ये नंबर 1170 आ रहा था, बट टोटल जो उपभोक्ता थे हमारे वो कितने थे? 1000 थे। इसका मतलब ये हुआ कि 170 लोग जो है ना वो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 170। इसका एक और तरीका सॉल्व करने का, एक फार्मूला आप याद रखिए कि जब भी आपको कॉमन पूछे ना तो ये फार्मूला आप यूज किया करो। एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों को पसंद करते हैं कॉमन है, ये क्या होगा कि जो अलग अलग पसंद करते हैं, ए को पसंद करते हैं प्लस बी को पसंद करते हैं माइनस जो टोटल नंबर ऑफ उपभोक्ता है। ठीक है, ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो केवल ए को पसंद करते हैं, ये जो केवल बी को पसंद करते हैं, ये जो है जो दोनों को पसंद करते हैं, मतलब जो कॉमन है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा है और ये हमको इंडिविजुअल दे रखा था। क्या दे रखा था? 720 और 450। तो कुछ नहीं, बस इस फार्मूले में आप वैल्यू को रख दीजिए, 720 प्लस 450 माइनस 1000। तो जो आपका आंसर आ जाएगा 170। तो देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी क्वेश्चन है, तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा वो जो हैं वो रूट्स हैं एक इक्वेशन के, ये इक्वेशन आपको ना द्विघाती इक्वेशन है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू आपसे पूछ रहा है। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूँ क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप के जितने भी इक्वेशन होते हैं ना, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, द्विघाती समीकरण। द्विघाती क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। तो इसमें क्या होगा, इसके अगर द्विघाती समीकरण का मतलब होता है कि इसके दो रूट होंगे। दो रूट का मतलब एक्स की दो वैल्यू ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं, तो एक यहाँ पे फार्मूला होता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इसके दो रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालोगे तो क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। और अल्फ़ा इंटू जो बीटा होता है, मतलब दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सी बाई ए होता है। यहाँ पे बी क्या है? एक्स को जिसके साथ मल्टीप्लाई किया गया वो है, और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर के साथ जिसको मल्टीप्लाई किया गया वो है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटी क्या है? सी अपॉन ए है। सी यहाँ पे ये कांस्टेंट है, अपॉन एक्स स्क्वायर को जिसके साथ मल्टीप्लाई किया गया वो है। तो ये फार्मूला बस दिमाग में रखिए, बाकी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। 2x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल क्या करना है कि जो हमें फार्मूला पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, इसका मतलब इसके दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है? बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? अगर हम सिंपल इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। और सी की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो देख रहे हैं ना, ए की जगह 2 है, बी की जगह -1 है और सी की जगह 1 है।
अब आसानी से इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपन ए। माइनस बी क्या है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और बी की वैल्यू -1 है और ए क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A। सी क्या है यहाँ पे 1 है, ए क्या है 2 है, तो हमें देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया। अब हमको अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना है। अब सभी लोगों को पता होगा एक फार्मूला होता होगा, उसमें शायद आपको ध्यान आ रहा होगा कि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू कहाँ होता है। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू करते हैं तो क्या होता है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा बीटा टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू इक्वल टू अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। शायद यह फार्मूला आपने ए प्लस बी का होल क्यू से याद कर रखा हुआ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सिंपल ए की जगह अल्फ़ा आ गया, बी की जगह बीटा आ गया है। अब इसमें हमें देखिए क्या क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू में निकालना है। तो इस इक्वेशन में जब इस वैल्यू को आप रख दोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1/2 आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2, इसका होल क्यू इक्वल टू अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया था 1/2 आया था, 3 इंटू 1/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा अगेन क्या है 1/2 है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 का होल क्यूब 1/8 हो जाएगा। ये अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना है, प्लस ये हो जाएगा 3/4 सॉरी। ठीक है, 2 इंटू 2 4। अब अगर हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 3/4, ये क्या हो जाएगा 8 आपका एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा -6, तो -5/8 हो जाएगा। मीन्स आपका अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की जो वैल्यू आई वो -5/8 आ गई। ठीक है, अब अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में जी हाँ -5/8 दे रखा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिक्स बस आप याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप का होता है। उसके 2 रूट होते हैं अल्फ़ा और बीटा, और उनके सम का रूट अगर निकालना है, रूट अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो -b/a होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो c/a होगा। बस ये आपको बेसिक्स याद रखने हैं, बाकी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 216, द वन नंबर इज 18, द फाइंड द अदर नंबर। मतलब HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। दो नंबर हैं, उसका लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक आपका दे रखा है, अलग अलग नहीं दे रखा है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है कि 216 है। उसमें से पूछ रहा है कि एक नंबर अगर 18 है तो दूसरा नंबर क्या हो। यहाँ पर एक सिंपल आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर दो नंबर ए और बी हैं, ठीक है, दो नंबर ए और बी हैं, तो ये होता है कि इनका अगर आप HCF निकालते हो और इनका LCM निकालते हो, जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब कि ए और बी अगर दो नंबर हैं तो इनका महत्तम समापवर्तक गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू होता है दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर। तो सेम अब इसमें हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट मतलब इनका गुणनफल दे रखा है HCF एंड LCM का 216, तो यहाँ पे ये मतलब ये हमें दे रखा है 216 दे रखा है, और हमें एक नंबर जो है वो दे रखा है 18, और हमें दूसरा नंबर निकालना है। ठीक है, बी हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 216/8, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 108, और ये हो जाएगा अगेन 27, तो ये आ जाएगा 27। मतलब आपका जो दूसरा नंबर आ जाएगा वो 27 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई क्या। 216 को अगर हम डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, यहाँ पे ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, 18 है, तो बी जो है 216/18, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, ये आपका हो जाएगा 108। ठीक है, और ये 12 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी की जो वैल्यू आएगी वो 12 आ जाएगी। आप कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत नंबर्स लिख लेते हैं और गलत कैलकुलेशन कर देते हैं, हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ये आपको बहुत केयरफुली आपको नंबर्स को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। तो सिंपल इसमें एक फार्मूला बस आपको याद रखना था कि HCF इंटू LCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, उसके बाद आपका ये सॉल्व हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही कराया था, मेरे यूपी टेट के जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे उसमें आप जाकर देखेंगे तो सेम इसी पैटर्न पे था। मैंने कल भी बोला था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना उसमें बस डिजिट चेंज कर देते हैं, बाकी आपका जो पैटर्न होता है ना वो सेम होता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन कराया था, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए SCF ऑफ 9/10, 18/35 एंड 12/25 ये पूछ रहा है हमसे। अब मैंने क्या फार्मूला बताया था कि अगर रेशनल नंबर है, मतलब P/Q के रूप में जो नंबर्स दे रखे होते हैं इनको रेशनल बोलते हैं। इस फॉर्म में अगर कोई नंबर इसका SCF पूछे तो क्या होता है, SCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाता है। मतलब SCF आप अगर निकालना है आपको किसी भी रेशनल नंबर का, किसी भी P/Q के फॉर्म के नंबर का, तो वो क्या होगा, SCF जो हो जाएगा न्यूमरेटर का ले लीजिए और LCM ले लीजिए डिनोमिनेटर के, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका पूरे का SCF आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसका निकालना, तो इसका SCF क्या होगा, SCF ऑफ न्यूमरेटर 9, 8 एंड 12 और LCM जो हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्या रखा है 10, 35 एंड 25, 10, 35 एंड 25। अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए और फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको पूरे का SCF मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। SCF ऑफ 9, 8, 12 क्या होगा, 9 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3, 8 को कैसे लिखोगे आप, इस 8 को लिखोगे 3 इंटू 6 और 12 को कैसे लिखोगे 3 इंटू 4। देख रहे हैं यहाँ पे 3 सब में कॉमन है तो आपका SCF जो होगा इस केस में 3 हो जाएगा। LCM निकाल लेते हैं, 10, 35 और 25 का कैसे निकालेंगे, 10 को कैसे लिखोगे आप, 10 को यहाँ पे आप लिखोगे 2 इंटू 5, 35 को क्या लिखोगे 7 इंटू 5 और 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5। यहाँ पर कॉमन क्या है 5 है, 5 एक बार आएगा और जो बच गया वो सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 7 इंटू 5 क्या आया, ये हो जाएगा 10 इंटू 35 जो कि आ जाएगा 350। ठीक है, आपका LCM डिनोमिनेटर का 350 आ गया और SCF न्यूमरेटर का 3 आ गया। इस फार्मूले में वापस से आप जब पुट करोगे तो जो SCF जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का SCF कितना आया था 3 आया था और LCM कितना आया था 350, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैच कर लेते हैं, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी यही सिंपल फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है इस पर मल्टीपल क्वेश्चन को, सो दैट आपका कैलकुलेशन फास्ट हो रखे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, जहाँ तक ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना दोनों में बताऊंगा। ये कह रहा है कि एक किसान जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गांव A से B की जो जाता है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होता है वापस आता है, पूरी यात्रा की औसत गति याद करें। तो उसमें बहुत लोग गलती क्या करेंगे ना कि जो भी स्पीड दे रखी है दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और कहेंगे आंसर तो आ गया 12.5 आएगा इस केस में, 25/2 12.5। ठीक है, और टिक लगा देंगे, बट ये गलत है, ऐसे नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, इतना भी आसान नहीं पूछेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसका मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए एक किसान जो है ए से बी की तरफ जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ए से बी की तरफ जाता है, तो अब ए से बी की तरफ जब जा रहा है तो इसकी डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस ए से बी की तरफ जाए या बी से ए की तरफ आए, यहाँ ये भी लिख देते हैं बी से ए की तरफ, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, वो तो दूरी बदल नहीं जाएगी क्योंकि 2 पॉइंट फिक्स है यहाँ पे। तो क्या होगी कि जब ए से बी जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और डिस्टेंस x है, तो मान लेते हैं टाइम कितना लग रहा है t1, और जब सेम क्या कर रहा है बी से ए की तरफ आ रहा है तो 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, बी से ए की तरफ जब आ रहा है तो आ रहा है ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों की स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी तो अलग अलग लगेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो पहले वाले में t1 लग रहा है और दूसरे में t2 लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम t1 निकाल लेते हैं कितना होगा, तो सबको पता है समय इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे x हमने मान लिया था, स्पीड दे रखा है 10, मतलब जाने के केस में ये टाइम लग रहा है, आने के केस में क्या लगेगा, डिस्टेंस सेम है स्पीड चेंज है तो ये टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लग जाएगा ए और बी से ए से बी जाने और बी से ए वापस आने में, तो t1 + t2 जो हो जाएगा इसको जोड़ देंगे x/10 + x/15, इसको जब आप ऐड कर दोगे तो x कॉमन हो जाएगा
आपका ये हो जाएगा 10 15 का जो एलसीएम होगा 33 प्लस 15 2 जा 32 तो ये हो जाएगा x इंटू 5/30 मीन्स ये हो जाएगा x/6। तो टोटल जो टाइम लगा वो x/6 लगा। अब एक बात बताइए, आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, औसत गति क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। ठीक है, ये फार्मूला जैसे केवल चाल निकालनी होती है तो उसमें क्या होता है, दूरी बट्टे समय मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब देखिए कुल दूरी हमको पता है, ए से बी गया तो x था और बी से ए वापस आया तो भी x है। तो टोटल दूरी उसने कितनी तय करी, x प्लस x, ठीक है 2x। तो कुल दूरी कितनी हुई 2x। कुल समय इसने क्या लिया था, जाने में t1 आने में t2, तो टोटल टाइम कितना लगा था x/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे डिवाइड है तो ये ऊपर चलेगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 2x/x इंटू 6 हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 आपका। तो देख रहे हैं आंसर आपका चेंज होगा, यहाँ पे आपका होगा 12। एवरेज जो स्पीड आ रही है वो 12 किलोमीटर पर आवर आ रही है, जो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। तो जो पहले बताया था कि दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करते हैं, ये तरीका गलत होता है, ऐसे नहीं करते हैं। पहले प्रॉपर क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या पूछता है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में शायद बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान सा। ये कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऊपर दे रखा है 3/3 का पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3 की पावर में दे रखा है 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 0 दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, देखिए एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पावर का किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है ना, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। 2 की पावर 0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 दे रखा है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, और 2 की पावर 0 दे रखा है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, मतलब दोनों की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। नीचे वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, 3 की पावर 0 उसका स्क्वायर दे रखा है। 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 दे रखा है, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है 3 की पावर 2 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर तो बहुत सिंपल है। सिंपल एक बेसिक आप तुमको मैंने बता दिया कि 3 की पावर 0 है इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 2 की पावर 0 है इसकी वैल्यू 1 आएगी। सिंपल ये सारी वैल्यू को इस वाले डिनोमिनेटर में रख देने हैं और आपका आंसर आपका नीचे वाला सॉल्व हो जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के ये है कि जो हमने डिनोमिनेटर सॉल्व किया इस केस में, उसकी जो वैल्यू आई उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 3 की पावर 0 का होल स्क्वायर जो कि 1 आया, 1 प्लस 3 की पावर पूरे का पावर 2 की पावर 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू 3 आई, मतलब 4 आ गई। मतलब डिनोमिनेटर हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमरेटर क्या दे रखा है, न्यूमरेटर ले रखा है कि 3 की पावर 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 उसका पावर दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये क्या है कि एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर किसी एक का पावर m है, a की पावर m है, उसका पूरे के पावर n है, तो दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये कल मैंने यूपी टेट की PYQ में बताया था, उसको एक बार आप देखिएगा फिर से, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे PYQ सॉल्व करके ही। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब और उसका पूरे का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 माइनस 3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये पावर नहीं है, ये देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे 3 की पावर 3 का स्क्वायर, तो जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला जब क्या आ गया, 3 की पावर क्यू का उसका स्क्वायर 3 की पावर 6 आया, और 3 टू दी पावर 3 का स्क्वायर जो है 3 टू दी पावर -9 आया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 की पावर 6 मैंने कॉमन ले लिया, 3 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 की पावर 3। कैसे, देखिए 3 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 9 को 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। ये भी मैंने कल बताया था कि अगर बेस सेम होते हैं, ठीक है,
और पावर अलग अलग होते हैं, तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो ऐसे ही रिवर्स डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो ए की पावर एम प्लस एन था, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे ही तो क्या था, ऊपर वाला क्या बन गया था, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 6 तो दे ही रखा था, 3 की पावर 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6 हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, और इस ये क्या बच गया, 3 की पावर क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 6 1 माइनस 27, ये आ जाएगा 3 की पावर 6 माइनस 25, सॉरी 26, ठीक है, 3 की पावर 6 माइनस 26, ये आ गया आपका न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कितना होगा, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, और डिनोमिनेटर मैंने क्या सॉल्व किया था, डिनोमिनेटर जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये आया था 4 आया था। तो 3 की पावर 6 माइनस 26/4, इसको क्या करिए, डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 13 26, तो ये हो जाएगा माइनस 3 की पावर 6 इंटू 13/2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, -13/2 इंटू 3 to the power 6, -13/2 इंटू 3 की पावर 6। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये इजी, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पावर के 2-3 फार्मूले आपको सिंपल याद रखने हैं। a⁴m इंटू n इक्वल टू होता है a⁴m प्लस n, ठीक है। और दूसरा जो होता है, एक ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि अगर किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे 2 कंसेप्ट का यूज हुआ है और आपका आंसर निकल गया। अगर आपको समझ नहीं आता तो 1-2 बार फिर से देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस फिर से समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है ना, पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन करें ना तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया ना वो क्वेश्चन, तो नेक्स्ट एग्जाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कर लोगे। तो पढ़ने का यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस देख लिया छोड़ दिया। और एक चीज़ और यार, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, जिससे मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड फील हुआ था। तो आप कोशिश करो यार कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूँ आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस लेके आऊँ। क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना पहले पेपर ढूंढो, फिर उसको हमें सॉल्व करना, काफ़ी एफर्ट लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत आसान भी होते हैं और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट बस आप याद रखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता जो है वो पुत्र से 4 गुना बड़े थे। इस क्वेश्चन को बहुत स्लो पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं कि क्या हमें करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही लिखी रहती हैं, ठीक है। तो इसको बहुत आराम से पढ़ना। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 4 गुना बड़े थे और 5 वर्ष बाद जो है ना पुत्र से 3 गुना बड़े होंगे, ठीक है। मतलब कि आज जो करंट एज है कुछ भी, उससे क्या है, 3 वर्ष पहले जो पिता थे ना वो पुत्र से 4 गुना बड़े थे, लेकिन जो 5 वर्ष बाद आगे की बात कर रहा है उसके बाद पुत्र से जो होंगे पिता वो 3 गुना बड़े होंगे। तो पुत्र की वर्तमान आयु याद करें, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ये हम मान लेते हैं कि माना, इसको ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। माना पुत्र जो है ना, पुत्र, इसकी जो वर्तमान आयु है ये आपका x है, ठीक है। ये आपका एक एक इक्वेशन बनेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व जब आप करो, एक्स और वाई में बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन बनते हैं, जब भी उस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया मैंने पुत्र की वर्तमान आयु एक्स है, मान लेते हैं जो पिता है उसकी जो वर्तमान आयु है वो वाई है। ये हमने 2 चीज़ मान ली। हमने वर्तमान आयु क्यों माना, क्योंकि हमें वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। और वर्तमान आयु पूछ रहा है, जब हमारे पास वर्तमान आयु पता होगी ना तो आप पीछे का भी एज निकाल सकते हो और आगे का भी एज निकाल सकते हो। क्वेश्चन में दोनों बात की हुई है कि 3 वर्ष पहले भी बोला है और 5 वर्ष बाद भी बोला है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि 3 वर्ष पूर्व अगर पुत्र की आयु पूछा जाए तो कितना है, x-3, क्योंकि 3 साल पहले तो 3 साल छोटा ही होगा ना। अभी जो करंट उसकी एज है x ईयर है, तो 3 साल पहले, लेट से अगर आप आज 12 साल के हो तो 3 साल पहले आप कितने साल के रहे होगे, 12 - 3 ही तो करोगे ना, मतलब 9 साल के। तो यहाँ पे घटा दिया है। ऐसे ही 3 वर्ष पूर्व जो है वो पिता कितने साल के होंगे,
करंट आयु उनको पता है y है, तो y-3 होंगे। अब देखिए हमारे पास 3 वर्ष पहले दोनों की एज पता होगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता जो है वो पुत्र से 4 गुना बड़े थे। मतलब कि जो पिता हैं 3 वर्ष पूर्व पिता ये हैं, ये अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। मतलब ये जो पुत्र है, पुत्र की आयु x-3 थी, पिता की आयु y-3 थी। पिता जो है वो पुत्र से 4 गुना बड़े थे, ठीक है। तो ये हमारे एक इक्वेशन बन गया। इसको जब सॉल्व कर लेंगे y-3 इक्वल टू 4x-12, x और y को एक साइड कर लेते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब दूसरे पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब 5 ईयर लेटर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 5 वर्ष बाद। अब बताइए कि करंट एज पुत्र की x थी और पिता की y थी, तो 5 वर्ष बाद जो होगा वो पुत्र कितने साल का होगा, x+5, ठीक है। और पिता जो कितने का होगा वो हो जाएगा y+5, ठीक है। देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा कि करंट एज x थी और पिता की y थी। 5 वर्ष बाद अगर पूछना होगा तो आप कैसे करोगे, 5 वर्ष बाद जो पुत्र होगा वो x+5 होगा और जो पिता होगा y+5 होगा। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, यहाँ पे कंडीशन ये दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जो पुत्र से 3 गुना बड़ा होगा पिता हमारा, तो जो पिता है y+5 ये पुत्र से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, y+5 इक्वल टू 3x + 15, 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये x और y को एक साइड कर लिया हमने, बाकी सबको दूसरे साइड, तो 3x माइनस वाई और 5 में से आपको 15 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। मतलब हमारे पास एक जो इक्वेशन मिला वो आपका मिल गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा मिल गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो दोनों को एक बार लिख लेते हैं और दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारा ये था 3x माइनस वाई इक्वल टू -10 और पहला क्या था 4x माइनस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पर लिख दिया 4x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 ये था, दो में से एक को हम माइनस कर देते हैं। माइनस जब करोगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -x इक्वल टू -19। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू 19। और x क्या था हमने माना था, यहाँ पे x मैंने माना था पुत्र की वर्तमान आयु हमने x माना था, जो कि आया 19, ठीक है। 19 आ गया, 19 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे दूसरा भी पूछ सकता था कि पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो पिता की कैसे निकालते, x 19 मिल गया, किसी भी इक्वेशन में आप रख देते वैल्यू ले जा करके। लेट से हमने 2 में रख दिया, 2 क्या कहता है 3x माइनस वाई इक्वल टू -10। यहाँ पे अगर x के जगह 19 रख दोगे तो ये हो जाएगा 3 × 19 माइनस वाई इक्वल टू -10, तो ये हो जाएगा 57 माइनस वाई इक्वल टू -10 और y इक्वल टू हो जाएगा 16। मतलब पिता की जो वर्तमान आयु हो जाती वो 67 हो जाती, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमसे केवल पुत्र की पूछा था तो हमने पुत्र की निकाली x इक्वल टू 19, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं बट करने का तरीका यही होता है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसमें कुछ नहीं होता है, 2 इक्वेशन बनते हैं, जो भी पुत्र और पिता किसी जो भी रिलेशन दे रखे हैं तो उनकी आयु को आप एक कोई मान लेते हैं, कोई वैल्यू, और वहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और x और y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपका एक ना इक्वेशन दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है 49 की पावर n प्लस 16 की पावर n प्लस k। ये कह रहा है कि अगर डिविजिबल है 64 से, ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है। k की मतलब मिनिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से मिनिमम पूछ रहा है। और यहाँ पे ये दे रखा है कि n जो है ना ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का मतलब n बिलोंग्स टू n। n यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबको पता है प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट, मतलब 1 2 3 4 ये आपका नेचुरल नंबर होता है। एक होता है होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, बाकी सब नेचुरल नंबर की तरह ही होता है। तो यहाँ पे n कह रहा है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट है, मतलब n की मिनिमम वैल्यू 1 है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको सबसे पहले n की वैल्यू 1 रख करके इसको हम इवेलुएट करेंगे क्या आता है। तो n अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 49 की पावर 1 प्लस 16 की टू द पावर 1
प्लस के। ये क्या होगा 49 प्लस 16 प्लस के। अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 9 6 15 50 और ये हो जाएगा 4 + 1 5 + 1 6 प्लस के। मतलब n की वैल्यू जो 1 रखने पर जो वैल्यू आ रही है 65 प्लस के आ रही है। ठीक है 65 प्लस के। अब एक बात बताइए कि P1 = 65 प्लस के, ये नंबर को अगर 64 से हमको डिवाइड करना है तो के की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। के की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। लेट से अगर के को आप 0 रखते हो, यहाँ पे के आप 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा 65/64। आपको लगता है ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या आता है कि अगर मान लीजिए के की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा 65 प्लस के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 65 - 1, ये हो जाएगा 64। देख रहे हैं 64 आ गया, 64 इजीली डिवाइड हो जाएगा 64 से, सेम ही नंबर है। तो मतलब ये हुआ कि के की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो -1 होनी चाहिए। अगर -1 ही एक ऐसा नंबर है जो 65 प्लस के को क्या कर रहा है डिविजिबल बना रहा है 64 से। ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं कि अगर मान लो किसी भी नंबर से यहाँ पे क्या करा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैंने क्या कर दिया 1 लेट कर लिया, यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। जो भी नंबर बन रहा है अब बस हम क्या कर रहे हैं एक एक वैल्यू को पुट करके यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कौन सा छोटा छोटा नंबर है जिससे हमारा ये क्या हो रहा है 64 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमारे देखने पर क्या पता चला कि के की वैल्यू -1 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा के = -1। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है ना ये बहुत इजी है। देखिए इसको हम एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि एलिमिनेशन कैसे काम करता है। ये कह रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या में छोटी संख्या जो है वो इकाई स्थान पर है और गुणनफल 40 है और अंकों के बीच का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक चीज़ हमें दे रखा है गुणनफल 40 है और ये हमारे नंबर्स दे रखा है। तो ईजिली आप देख लो ना कि किसका जो मल्टीप्लाई करने पे 40 आ रहा है। जैसे 5 और 8 है ये भी 40 देगा हमें, 8 और 5 है ये भी 40 देगा हमें। ये तो दोनों दे ही नहीं रहे हैं, ये तो 10 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, तो ये तो पहले ही बाहर हो गए। मतलब इस दोनों में दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। उसमें एक और हिंट ये दे रखा है कि अंकों के बीच का अंतर 3 है। अब दोनों का अंतर भी 3 है, एक अंक 5 है दूसरा 8 है, यहाँ भी 3 आ रहा है यहाँ भी 3 आ रहा है। देख रहे हैं दोनों सही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और दे रखा है जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे लिखा है यदि 2 अंकों की संख्या में छोटी संख्या जो है वो इकाई स्थान पे है। अब एक बात बताइए 58 और 85 है, इसमें जो छोटी संख्या है वो इकाई स्थान पे कौन है। ये जो पहला नंबर होता है ना, कोई भी नंबर आप लिखते हो, लेट से यहाँ पे आपने 12 लिखा है तो पहला नंबर क्या होता है इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको हिंदी में इकाई बोलते हैं। और ये होता है ये आपका डबल प्लेस पे होता है जिसको आप दहाई बोलते हैं। ठीक है ये होता है। तो इसमें दे रखा है कि छोटी संख्या इकाई स्थान पे है। तो छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे देख रहे हो 5 जो है इसी में तो इकाई स्थान पे है ना, 5 इसमें तो दहाई स्थान पे छोटी संख्या। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 85। तो इसको आपने इजीली सॉल्व कर लिया। इसका एक लंबा तरीका भी है सॉल्व करने का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं ना, हमारे एग्जाम में पर्पज़ ये होता है कि हम कैसे न कैसे करके आंसर्स निकालें। दूसरा एक तरीका इसको सॉल्व करने का होता है कि आप एक्स और वाई मान करके कर सकते हैं। पहले आप इकाई का नंबर x मानो और दहाई का नंबर y मानो, फिर आप नंबर बनाओ और फिर जो भी कंडीशन दे रखे हैं उससे सेटिस्फाई करा करके आप इक्वेशन को सॉल्व करें। बट वो हमारा क्या होता है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए होता है कि इस एग्जामिनर को प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए होता है। बट इसमें कोई सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें आंसर निकालने से मतलब है। तो हमारा आंसर अगर निकल रहा है तो हम उसी के साथ जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह अपने तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।